हमारे साथ बेहद खास मेहमान कैप्टन योगेंद्र यादव भी जुड़े हैं, जो कि सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता हैं। योगेंद्र जी, बहुत सारे सवाल जो है इसको लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ गई कि नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। एक तरफ जो है वो विरोध जारी है, दूसरी तरफ कंफ्यूजन भारी है। क्या लगता है आपको आगे क्या होगा? अभी तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो अभी ये जल्दी से जल्दी ये भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, ताकि जो ये प्रदर्शन है, जो ये चीज़ें हैं, यहाँ से लोगों का ध्यान हटाया जा सके और अपनी एक जो हमारी ये योजना बनाई है इसको किस तरह से सफल बनाया जाए, इस तरह से जो है ये जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन किया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से कि अभी जो पिछले जो है 2 साल पहले हमारे बच्चों ने जो फिजिकल और मेडिकल दिया था, उसका एक साथ जो है तुरंत निरस्त कर दिया गया है। उनकी क्या गलती थी? उनकी क्या गलती थी? उसको जो निरस्त किया गया है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? जब तो कोविड का था, तो ठीक है, कोविड का माहौल रहा है, तो कोविड के माहौल के अंदर क्या इलेक्शन नहीं हुए थे? क्या इलेक्शन हुए थे ना, हर जगह पर इलेक्शन भी किए गए थे। लेकिन हमारी सेना के ऊपर ही ऐसा क्यों प्रेशर किया जा रहा है? हमारे उन यूथ के ऊपर ही क्यों प्रेशर किया जा रहा है कि उनकी जो मेहनत है उसको दरकिनार करके और इस तरह का जो है जल्दी से जल्दी इस तरह का जल्दबाजी में ये फैसले लिए जा रहे हैं? जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, ये सोचना और समझना पड़ेगा देश को और सरकार को। बिल्कुल, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, यही बहुत लोगों के मन में सवाल है। कई लोग एग्जाम दे चुके हैं, उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लेकिन बावजूद उनकी ज्वाइनिंग है उसे रद्द कर दिया गया है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है, ये पूछ रहे हैं, ये मैं उन युवाओं का सवाल आपसे बता रही हूँ जो सेना में तैयारी कर रहे थे भर्ती होने की, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हम तो भाई लाइफ टाइम देश सेवा करना चाहते हैं सेना में जाकर, सिर्फ 4 साल के लिए हमें क्यों लिया जा रहा है? फिर आगे हम क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, देखो इनके मन के अंदर ये जो शंका जागृत हुई है, कोई ये गलत नहीं है, सही है। लेकिन जैसे अभी कल हमारे तीनों चीफों ने जो है एडवाइजरी जारी करी है, उन्होंने जो है दिया है कि हम 10% पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जो वापस आएंगे और इनको वहाँ पर देश सेवा का मौका मिल सकता है। ठीक है, ये इसके लिए नौजवानों को तैयार होना भी चाहिए और ये देश की जो ये सुरक्षा व्यवस्था की जो प्रणाली है, इसमें चेंज भी आएगा, क्योंकि ये चेंज आने के लिए समय लगेगा। तो मैं युवाओं को कह रहा हूँ कि शांति रखें, पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है शांति रखें। और जो ये आप राष्ट्र की ताकत है, राष्ट्र की शक्ति है और राष्ट्र का खून है आप, और राष्ट्र का खून सीमाओं पर बहना चाहिए, ना कि रोडों पर बहना चाहिए। लोग जो हमारे कुछ न कुछ जो असामाजिक तत्व भी होते हैं, पॉलिटिकल्स लोग भी होते हैं, वो यूथ, आप उनके बहकावे ना आए, पहले इस योजनाओं को समझें कि योजना है क्या, और उस योजना के अनुसार आपने, अगर आपके अनुसार वो चीज़ नहीं है तो शांतिपूर्ण तरीके से उसका विरोध किया जा सकता है। सरकारी संपत्ति और इस तरह के खून खराबे से देश और आपका खुद का स्वयं का नुकसान होता है, क्योंकि आप लोगों से ही देश बनता है, आप लोग ही देश की ताकत हो। देश के जो आपके जो दायित्व और कर्तव्य हैं, आप पहले उनका निर्वाह करें। और मैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, आप सबसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं 19 साल की अवस्था में कारगिल का युद्ध लड़ रहा था। आप यंगेस्ट की बात करते हैं, मैं कारगिल का युद्ध 19 साल की अवस्था में लड़ पा रहा था, और मैं तब लड़ पा रहा था वहां पे टाइगर हिल के ऊपर, जब मेरे साथ एक अनुभवी लोग थे, जिनकी सर्विस मेरे से जो है 10-10, 15-15 साल ज्यादा थी, जिनको एक जमीनी अनुभव था। जब जमीनी अनुभव होता है तब वो जो जोश है, वो जोश और अनुभव दोनों का समावेश होकर के तब हम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं और करते आए हैं। तभी तो भारतीय सेना ने 1947 से लेकर के 1999 तक किसी भी युद्ध के अंदर अपने हौसलों को पस्त नहीं होने दिया, बल्कि एक नया इतिहास भारत का लिखा है। भारतीय सेना ने एक नए स्वर्णिम इतिहास को आगे बढ़कर के लिखा। हर युद्ध के अंदर एक नई वीरता, नया पौरुष दिखने को हमें मिला है। तो उसका कारण यही है कि वहां पर नौजवान और जो अनुभव है, उस दोनों का मिश्रण करके रखा गया है। तो आज 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं, 25% वापस जा रहे हैं, तो उसमें ये बताइए अनुभव कहाँ रहेगा?
धीरे धीरे तो सारा नया ही बिल्कुल। हो जाएगा। सवाल मेरा अगला इसी से जुड़ा हुआ है योगेंद्र जी, जो ये 6 महीने की ट्रेनिंग की बात हो रही है, उससे आपको क्या लगता है कि गुणवत्ता पर असर पड़ेगा? जो ट्रेनिंग सिर्फ 6 ही महीने की है और जो ट्रेनिंग एक लंबे पीरियड तक चलती है, फर्क तो होगा ना? बिल्कुल पड़ेगा। अच्छा कैप्टन, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। कोई देखिए, जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखिए, जब 9 महीने का कुछ ना कुछ निर्धारण ये समय रखा गया है, 9 महीने के अंदर उस ट्रेनिंग की पूरी प्रोसेस को पूरा किया जाता है, तभी तो उसमें जाकर के एक नया जवान, तभी तो एक सैनिक के रूप में सैनिक बन पाता है। उसको एक उस कार्य प्रणाली के अंदर ढाल दिया जाता है। आप ये देखिए कि आज जो ये मिट्टी की ईंट होती है, उस मिट्टी की ईंट को अगर 10 घंटे में पकाना होता है और 3 घंटे में पका करके हम उसको बाहर रख दे जाएं, तो वो ईंट के अंदर क्या वो सख्तपन रहेगा? क्या उसमें वो ताकत होगी? नहीं होगी ना। तो अगर 6 महीने के अंदर आप 9 महीने का जो है प्रोसेस पूरा करके और उसको भेज रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अप्रशिक्षित होगा, ना कि पूर्ण रूप से ट्रेंड होगा। तो इसमें कमी आएगी। तो हमें इस समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तो आप क्यों बहुत इतनी महत्वपूर्ण जल्दबाजी बात कर कह रहे हैं कैप्टन योगेंद्र यादव। मेरा एक और सवाल है, 4 साल का आप कह रहे हैं कि 4 साल से दिक्कत उतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ज्यादातर युवा हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई सिर्फ 4 साल क्यों? क्या आपको लगता है कि इसमें भी अगर इस समय सीमा को बढ़ा दिया जाता, जो आज इतना प्रदर्शन हो रहा है, वो शायद फिर नहीं होता? हाँ बिल्कुल। देखिए, 4 साल तो शायद इसलिए रखा है क्योंकि अगर और थोड़ा समय रखेंगे तो फिर जो ग्रेजुएटी है, जो उसका और जो फंड है वो बढ़ जाएंगे। तो सरकारें सोचती हैं कि उतना फिर जो है ज़्यादा पैसा इनको वापस देना पड़ेगा एक्स सर्विसमैन का, फिर क्योंकि 5 साल के बाद में अगर वो रिटायरमेंट इनको वापस भेजते हैं तो एक्स सर्विसमैन का उनको जो है कोटा मिलेगा। तो अभी सरकारें ये बोलती हैं कि हम प्राथमिकता देंगे हर जगह। ये तो आप लिखित में भी है, सरकारों के पास में भी है, सैनिकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरे क्षेत्रों के अंदर कहाँ मिल पा रही है? जी नहीं मिल पाती है। तो ये जो 4 साल की जगह अगर हम 6 साल 5 साल कर दें, 5 साल से 7 साल कर दें, तो शायद हो सकता है युवाओं के अंदर जो ये उग्र भाव है ये भी कम हो सकता है, और ये हो जाना भी चाहिए। क्योंकि उनको भी तो एक जब 4 साल से देश की सेवा करके आ रहा है तो उसको सेना के लिए तो सेना का जो बेनिफिट है वो मिलना भी चाहिए। उसको पेंशन नहीं मिल रही है लेकिन और बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना उसको। जी, जिस वक्त इस योजना का ऐलान हुआ था, चूंकि आप परमवीर चक्र विजेता हैं, कई लोग आपको अपना आदर्श मानते होंगे, तो कई युवाओं के सवाल आपसे भी रहे होंगे कि इस योजना से जुड़े हुए, जब एकाएक इस योजना का ऐलान हुआ, मन में कई सारे सवाल रहे होंगे, आपसे भी कुछ पूछा गया? हाँ बिल्कुल पूछा गया, बताया। उन्होंने सीधा ये बोला सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो भर्ती निरस्त क्यों की गई है। मैं उनसे बोला कि मैं तो नहीं जानता कि जो है ना किस तरह से क्यों सरकार ने इसको निरस्त किया है। बोला मेरा तो ये हिसाब था कि जो उनको यही आश्वासन दिया। मैं कहा नहीं, सरकार कहीं ना कहीं आप लोगों के बारे में जरूर सोचेगी और जो भर्ती प्रक्रिया जितनी हो चुकी हैं उसको पूरा करके आप लोगों को लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि बोला सर अगर हम वहाँ पे शहीद हो गए तो क्या हमें 1 करोड़ से ही मेरे परिवार, या जब शादी किसी की बच्चे की शादी भी हो जाती है 21 साल का, अगर वो बच्चा भर्ती हो रहा है, तो बोला अगर सर मेरा जो है पत्नी होगी या मेरा माँ और बाप होंगे, क्या उस पैसे से पूरी ज़िंदगी गुजर कर सकते हैं? तो उनको पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मैं कहा मिलनी चाहिए। बहुत सारे युवा भी ये थे, तो बोला सर गोली लग जाएगी तो फिर मैं तो पूरा विकलांग होकर के घर में पूरी ज़िंदगी बैठा रहूँगा, मुझे तो कोई देखेगा भी नहीं। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार जरूर कहीं ना कहीं आपके बारे में इस चीज़ को सोचेगी क्यों, उसको आपको विकलांग पेंशन दी जाएगी। आज मैं आपसे ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सेना क्यों ये सारे असंभव से असंभव काम क्यों कर पाती है? ये इसलिए कर पाती है क्योंकि हमारी सेना के अंदर बॉन्डिंग बहुत गहरा है। हम अपने उस पलटन को अपना पूरा परिवार समझते हैं। वहीं पर हमारे सारे संबंध नाते सभी उसी के अंदर होते हैं। हमारा जवान कोई घायल हो जाता है तो वो पलटन उस जवान को जीवन पर्यंत देखभाल करती है। लेकिन यहाँ तो 4 साल के बाद उस जवान से कोई संबंध ही नहीं रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय है जी कि इस तरह की
पहले तो सबसे पहले मैं भारत सरकार से विनम्र निवेदन करके मैं ये कहूँगा कि जो डिफिशेंसी है पहले रेगुलर उस डिफिशेंसी को पूरा करें और उसके बाद आप ये अग्नि योजना जो अग्निपथ की योजना है उसका जो है शुभारंभ करें। उसके बाद शुभारंभ करें, ये आपके एक्स्ट्रा में होने चाहिए ताकि हमारी यूथ जो एक तरह से सर्किल बन जाए कि पहले 4 साल वहां करें फिर वापस यहां जाए, 4 साल वहां करें। तो हर देश के हर सेक्टर के अंदर हमारी सेना के कार्यशैली, उसका अनुशासन, उसका व्यवहार, उसका कल्चर पूरे देश के अंदर हो जाएगा और देश के अंदर बहुत सारी जो अव्यवस्थित है वो व्यवस्थित हो जाएंगे और बहुत सारी बुराइयों को दूर किया जा सकता है, राष्ट्र प्रेम को बढ़ाया जा सकता है, राष्ट्रभक्ति बढ़ सकती है। कैप्टन तो इस तरह की जो योजना होगी, कैप्टन तो योगेंद्र यादव, आप भी इसका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि देखिए सभी उन युवाओं के मन में एक इकलौता प्रश्न जो कि सबके मन में है वो ये कि वो अपने भविष्य को अंधकार में देख रहे हैं 4 साल के बाद। लेकिन सरकार कह रही है कि हम युवाओं को डिसिप्लिन कर रहे हैं, हम उन्हें स्किल्ड कर रहे हैं और जब वो 4 साल बाद निकलेंगे तो उनके पास अपार संभावनाएं हैं। हम एक रकम उनको दी जाएगी 12 लाख के आसपास जिससे वो अपने नए रोजगार शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि ये तरीका सही है और ये तमाम चीजें इनफ है उन लोगों को समझाने के लिए या फिर उनके भविष्य को सुधारने के लिए? नहीं, बिल्कुल जो है जो सरकार एक 4 साल के बाद 10-12 लाख का जो अमाउंट दे रहा है तो ये एक युवा के लिए जो और दूसरी फौज के अंदर या दूसरी सर्विसेज के अंदर नौकरी नहीं करना चाहता है, अपने घर के अंदर व्यवसाय करना चाहता है, उसके लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लोग बिजनेस कर पाएंगे, सारे के सारे लोग उससे अपने जीवन का जी पाएंगे, गुजर बसर कर पाएंगे, परिवार बढ़ता है। अभी तो वो सिंगल है लेकिन उसका शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे और फिर उसके बाद वो उसके अंदर अगर इतनी ही कैपेबिलिटी होती, इतनी ही बड़ा उसके अंदर ज्ञान और वो जो है शिक्षित होता तो शायद वो फौज के अंदर क्यों जाएगा, वो सिपाही के अंदर भर्ती क्यों होगा, वो सीधा लेफ्टिनेंट के अंदर भर्ती होगा, वो IAS PCS के लिए तरफ जाएगा। तो वो अगर उसके अंदर वो इतनी कैपेबिलिटी है कि बस वो फौज के अंदर जाके सिपाही के अंदर जो अपनी सिपाही रैंक की जो सर्विस है उसको पा रहा है 4th क्लास की। तो मैं देश के सरकार से, प्रदेशों की सरकार से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूं कि ये हमारे राष्ट्र की ताकत है, राष्ट्र की शक्ति है कि आप इसको अस्वस्थ मत कीजिए, प्रायोरिटी वाइज मत कीजिए। आप गजट नोटिफिकेशन निकालिए कि जो हमारे अग्निवीर 4 साल करके वापस आएंगे, ये ही सिर्फ ये ही हमारी स्टेट पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर लिए जाएंगे। कैप्टन योगेंद्र यादव, चलते चलते एक आखिरी सवाल जो आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी बातों से काफी क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप क्या सोचते हैं इस योजना को लेकर, लेकिन अगर हम पूरे तरीके से समझना चाहें, आपके हिसाब से ये योजना ठीक है या नहीं है? नहीं, जिस तरह से मैंने आपको ये बयान किया है कि अगर हमारी पहले डिफिशेंसी पूरी हो और इस तरह की योजना दोबारा जब लागू की जाए तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन इसके अंदर ये चीजें होंगी तब ये गेम चेंजर होगी, नहीं तो अन्यथा ये हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कहीं ना कहीं कमजोरी साबित हो। बहुत शुक्रिया आपका कैप्टन योगेंद्र यादव, बहुत सारे सवालों का जवाब आपने दिया और साथ ही ये भी बताया कि अभी जो ये योजना है वो गेम चेंजर साबित तभी हो सकती है जब इसमें कुछ सुधार और किए जाएं। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी दुनिया को बोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।